नमस्कार दोस्तों और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर मूवी व्हाइट रोज के बारे में। मूवी की शुरुआत एक रहस्यमय सीन से होती है जहां एक लड़की रात के समय एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी होती है। थोड़ी देर बाद एक लाल रंग की कार आकर रुकती है और लड़की उसमें बैठकर चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वो आदमी लड़की को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और फिर उसकी हत्या कर देता है। वो उसकी बॉडी को एक पॉलीथीन में लपेटकर उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाता है जहां वो कई हथियारों के बीच से एक बड़ा चाकू चुनता है और फिर लड़की के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगली सुबह पुलिस को उस लड़की की लाश एक नाले के किनारे मिलती है। जब वो उसकी बॉडी को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी एक उंगली गायब है। इसके बाद हम दिव्या नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने घर से निकलकर बस स्टॉप पर खड़ी हो जाती है। सीन फिर से पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं कि दिव्या अपनी बेटी के साथ घर पर टीवी पर गाने गाकर डांस कर रही है। तभी उनके घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और दरवाजा खोलने पर दिव्या को पता चलता है कि उसके सामने उसका पति अशरफ खड़ा है। दिव्या और उसकी बेटी दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद दिव्या को पता चलता है कि अशरफ कई दिनों से घर नहीं आया था और ना ही उसने दिव्या का जन्मदिन याद किया था। अशरफ दिव्या और अपनी बेटी को बताता है कि वो सब मिलकर दिव्या के लिए सरप्राइज पार्टी देंगे। वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना ऑन ऑर्डर करते हैं। तभी वेटर्स केक लेकर आते हैं और दिव्या को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। अशरफ दिव्या को गिफ्ट भी देता है। दिव्या इन सब चीजों से बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। जब वो तीनों घर वापस लौट रहे होते हैं तो रास्ते में एकाएक गोलीबारी शुरू हो जाती है। पुलिस आतंकवादियों से भरी एक कार पर गोलियां चला रहे होते हैं। गलती से एक गोली अशरफ को लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। दिव्या वापस बस स्टॉप पर खड़ी है और सोच रही है कि कैसे 2 दिन पहले ही उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दिव्या अब आर्थिक रूप से बहुत परेशान है। उसकी बेटी भूख से परेशान है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तभी हम देखते हैं कोई उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। वो दरवाज़ा खोलती है तो घर के बाहर उस घर का मालिक होता है और वो दिव्या को बोलता है कि तुमने पिछले 3 महीने से 1 रुपए भी किराए के नहीं दिए। अगर अगले 2 दिनों में तुमने किराया नहीं दिया तो तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन तभी दिव्या के पड़ोस में रहने वाली लड़की बाहर आती है और मकान मालिक को कुछ पैसे देती है और बोलती है, जब तुम्हें पता है कि दिव्या की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है तो तुम्हें उससे इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारे बाकी पैसे महीने के आखिरी में मिल जाएंगे। वो आदमी वहां से चला जाता है। उसकी पड़ोसन जो उसे और उसकी बेटी को समझती थी उनके लिए भोजन लेकर आई, लेकिन दिव्या को भोजन से ज्यादा एक नौकरी की तलाश थी। मुझे एक नौकरी की जरूरत है, दिव्या ने कहा। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं आभारी रहूंगी। उसकी पड़ोसन ने उसे एक स्थानीय स्टोर पर ले जाया जहां स्टोर के मालिक को एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत थी। दिव्या की शिक्षा और कंप्यूटर कौशल को देखते हुए स्टोर के मालिक ने उसे नौकरी पर रख लिया। एक शाम जब दिव्या की बेटी स्कूल से लौटी, दिव्या ने उसे बाहर इंतजार करने को कहा, लेकिन जब वह बाहर आई तो उसने पाया कि उसकी बेटी गायब थी। सिर्फ उसका स्कूल बैग वहीं पड़ा था। वह घबरा गई और उसने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। दूसरी ओर से एक आदमी ने कहा, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। यह वही आदमी था जिसे दिव्या के पति ने पैसे उधार लिए थे। अब जब दिव्या का पति नहीं रहा तो उस आदमी ने दिव्या को 2 से 3 दिनों का समय दिया, वरना वह उसकी बेटी को कहीं और बेच देगा। दिव्या डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दिव्या अपने घर की ओर चल पड़ी थी, मन में उथल पुथल और आंखों में आंसू लिए। उसे पता था कि उसकी नौकरी से वह अपने कर्ज को नहीं चुका पाएगी। उसकी बेटी ही उसके जीवन की एकमात्र आशा थी और अगर वह भी उससे छिन जाती तो उसके जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसकी पड़ोसी जो उसे अक्सर देखती थी उसके पास आई और उसके दुख का कारण पूछा। दिव्या ने अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि वह कितनी जल्दी और कितने पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रही है। पड़ोसी ने दिव्या को एक सलाह दी,
जिसे सुनकर दिव्या चौंक गई। पड़ोसी ने कहा कि वह एक कॉल गर्ल है और दिव्या भी उसके जैसा काम कर सकती है। शुरुआत में दिव्या ने इसे ठुकरा दिया, लेकिन अपनी बेटी के बारे में सोचकर उसने इस पर विचार किया। पड़ोसी ने दिव्या की बात एक ब्रोकर से करवाई, जिसने दिव्या से कहा कि वह अपना फोन ऑन रखे और उसे जहां बुलाया जाए वहां जाए। दिव्या ने अपने घर से बाहर कदम रखा और बस स्टॉप पर खड़ी हो गई। वहां एक लाल कार रुकी, जिसे वह पहले भी देख चुकी थी। कार का चालक उसे अपने घर ले गया और शराब पीने लगा। दिव्या वॉशरूम में गई और वहां उसने एक लड़की की कटी हुई उंगली देखी, जिससे वह बहुत डर गई। उसे समझ आ गया कि वह आदमी लड़कियों को अपने घर लाता है और उन्हें मार देता है। दिव्या ने अपना फोन निकाला और ब्रोकर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं आने की वजह से वह कॉल नहीं कर पाई। फिर उसने पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल किया और एसीपी ने फोन उठाया। दिव्या ने उसे बताया कि वह एक खूनी के चंगुल में है और उसे बचाने की गुहार लगाई। कहीं वो मुझे मार ना दे तो। दिव्या बताती है कि मैं उसका नाम भी नहीं जानती और मैं ये भी नहीं जानती कि मैं अभी कहाँ हूँ। मैं उसके घर के बाथरूम में बंद हूँ और मैं यहाँ से आपको कॉल करने का ट्राई कर रही थी और मैं काफ़ी डरी हुई हूँ। और दूसरी तरफ हम उस किलर को देखते हैं जो ड्रग्स के नशे में धुत होता है और वो इमेजिन करता है कि उसके साथ एक लड़की है और उस लड़की के साथ डांस करता है। तो एसीपी दिव्या से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है और जब अपने एप्लीकेशन में डालकर सर्च करता है तो उसकी प्रॉपर लोकेशन नहीं फाइंड कर पाता। तो बोलता है तुम्हारा मोबाइल प्रॉपर तरीके से नेटवर्क रेंज में नहीं आ रहा है, जिस कारण से हम तुम्हारी लोकेशन सर्च नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तुम हिम्मत रखो, हम तुम तक ज़रूर पहुंचेंगे। दिव्या बताती है कि उसको यहाँ बाथरूम में किसी लड़की की कटी हुई उंगली है और मुझे लगता है कि इसने उस लड़की का मर्डर किया है। अब वो किलर बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करता है तो दिव्या एसीपी को बोलती है कि सर वो आ गया। एसीपी बोलता है कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना। तो दिव्या उसको बोलती है कि थोड़ी देर रुको, मैं अभी नहा रही हूँ। वॉशरूम का शावर चालू कर देती है और इधर एसीपी अपने असिस्टेंट पुलिस वाले को दिव्या का नंबर देता है और बोलता है इस नंबर की डिटेल मुझे ला कर दो। अब वो पुलिस ऑफिसर एसीपी को बताती है कि सीडीआर के हिसाब से ये नंबर किसी अशरफ नाम के आदमी पर रजिस्टर्ड है, जिसकी अभी 2 महीने पहले पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। तो एसीपी को याद आता है उस एनकाउंटर की रात जब उन लोगों की गलती से अशरफ को घोड़ी लग गई थी और उसकी मौत हो गई थी। वहीं एसीपी जब सीडीआर चेक करता है तो देखता है आज शाम को दिव्या को 2 नंबर से कॉल आए थे। एसीपी रेखा नाम के एक लेडीज इंस्पेक्टर को कॉल करता है और उसे ब्रोकर के लोकेशन पर भेजता है। ब्रोकर बोलता है 2 दिन पूर्व दिव्या ने मुझसे संपर्क किया था एक ज़रूरी काम के लिए। मैंने उसे एक ग्राहक के पास भेज दिया। जब रेखा ने उस ग्राहक के विषय में जानना चाहा तो ब्रोकर उसे बताया कि मुझे उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसने मुझसे संपर्क किया था और मैंने उसे केवल मूल्य सूचित किया था। इसके बाद एसीपी की टीम ने दिव्या से पुनः संपर्क किया और उसे आश्वासन दिया कि वे उसकी लोकेशन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और उसे हिम्मत बनाए रखने को कहा। दिव्या ने बताया कि कोई बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और वह किसी भी समय अंदर आ सकता है। एसीपी ने उसे सलाह दी कि वहां एक फ्लैश टैंक होगा, उसका ढक्कन उठाकर उससे आत्मरक्षा करे। इसी समय एक हमलावर कुल्हाड़ी लेकर आया और बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है, दिव्या ने उस पर हमला किया, लेकिन उसके हमले से हमलावर पर कोई असर नहीं हुआ। दिव्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन घर के सभी दरवाजे बंद थे। उसकी सभी कोशिशों के बावजूद वह बाहर नहीं निकल पाई। जब वह दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, हमलावर ने एक हथौड़ा लेकर उसके सिर पर प्रहार किया। हथौड़े की चोट से दिव्या के सिर से खून बहने लगा और वह वहीं बेहोश हो गई। हमलावर ने उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले गया। इस बीच पुलिस की टीम हमलावर के नंबर को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फोन बंद था। फिर हम देखते हैं कि हमलावर तैयार होता है, एक हुडी पहनता है और अपनी कार से कहीं बाहर जाता है। जब वह बाहर जाता है तो वह अपना फोन चालू करता है। जैसे ही
हत्यारे का मोबाइल चालू होता है, पुलिस को सिग्नल मिल जाता है। संध्या, जो कि एक सब इंस्पेक्टर हैं, एसीपी के पास जाकर सूचित करती हैं कि हत्यारे का फोन एक्टिव हो गया है और वह शहर से बाहर जा रहा है। एसीपी तुरंत आदेश देते हैं कि हत्यारे पर नजर रखी जाए क्योंकि उन्हें उसे जीवित पकड़ना है। एसीपी अपनी पुलिस जीप लेकर हत्यारे का पीछा करते हैं। हत्यारा कुछ दुकानों के पास अपनी गाड़ी रोकता है और उतरकर वहां जाता है। एसीपी भी वहीं पहुंच जाते हैं और हत्यारे के नंबर पर कॉल करते हैं। जैसे ही हत्यारा फोन उठाता है, एसीपी उसे पहचान लेते हैं। हत्यारा हुडी पहने होता है, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन वह एसीपी को देख लेता है और वहां से भागने लगता है। एसीपी उसका पीछा करते हुए एक टायर के गोदाम में पहुंचते हैं। एसीपी अपनी बंदूक निकालते हैं और हत्यारे को गोदाम में ढूंढने लगते हैं। हत्यारा एसीपी से ज्यादा ताकतवर होता है और उन्हें पीट पीट कर नीचे गिरा देता है। फिर वह पास में पड़ी एक सरिया को एसीपी के पेट में घुसा देता है। एसीपी दर्द से कराहते हैं और हत्यारा सरिया को उनके पेट से बाहर निकाल लेता है। एसीपी दर्द से चिल्लाते हैं और हत्यारा दोबारा उन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एसीपी को अपनी बंदूक मिल जाती है और वे हत्यारे को गोली मार देते हैं। हत्यारा वहीं गिर जाता है। एसीपी अपनी पुलिस टीम को कॉल करते हैं और टीम एम्बुलेंस लेकर आती है और हत्यारे को गिरफ्तार कर लेती है। डॉक्टर ऑपरेशन करके हत्यारे के शरीर से गोली निकालते हैं और एसीपी को बताते हैं कि उनकी चोट गहरी नहीं है और वे कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर एसीपी की चोटों पर टांके लगाते हैं और पट्टी बांधते हैं। इंस्पेक्टर रेखा वहां आती हैं और एसीपी से पूछती हैं कि जब वे ऑफिस में थे तो वे फील्ड में क्यों आए। एसीपी जवाब देते हैं कि उन्हें हत्यारे को पकड़ना था और उस महिला की जान बचानी थी। सब इंस्पेक्टर रेखा पूछती हैं कि क्या वे उस महिला को जानते हैं, तो एसीपी बताते हैं कि वह वही महिला है जिसके पति को एक गोलीबारी में गलती से मार दिया गया था। एसीपी ने बताया कि दिव्या अशरफ की पत्नी है। इसी बीच जब असिस्टेंट डॉक्टर दिलीप के कमरे में जाती है तो वह उसे देखकर चौंक जाती है और चीख पड़ती है। एसीपी और सीनियर डॉक्टर तुरंत वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर कहती है कि दिलीप को अस्पताल में नहीं, जेल में होना चाहिए। एसीपी पूछता है कि क्या वह दिलीप को जानती है, तो वह बताती है कि दिलीप उसके साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। दिलीप हमेशा शांत और अकेला रहता था, उसके कोई दोस्त नहीं थे। जब स्वाति नाम की एक लड़की दूसरे कॉलेज से ट्रांसफर होकर आई तो दिलीप उसे देखते ही उसके प्रति आकर्षित हो गया। दिलीप कभी स्वाति से बात नहीं करता था, लेकिन वह हमेशा उसका पीछा करता था। स्वाति हमारे दोस्त संदीप के साथ अच्छी दोस्ती बना लेती है और वे दोनों अक्सर साथ में समय बिताते थे। होली के दिन सभी लोग खुशी से होली खेल रहे थे, लेकिन दिलीप अकेला बैठा था। जब उसने संदीप और स्वाति को साथ में होली खेलते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने संदीप को मारना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल और स्टाफ ने बीच बचाव किया और दिलीप को चेतावनी दी कि अगर वह फिर से ऐसा करेगा तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। सबके जाने के बाद स्वाति दिलीप से मिली और उसे समझाया कि उसकी इन हरकतों से वह उसके करीब नहीं आएगी और उसे चेतावनी दी कि वह संदीप के बीच में ना आए। दिलीप को स्वाति की ये बातें बहुत बुरी लगीं। दिलीप का गुस्सा अपने चरम पर था जब उसे खबर मिली कि स्वाति ने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली है। स्वाति की मृत्यु के बाद उसके शरीर को शवगृह में रखा गया। जब दिलीप वहां से गुजर रहा था तो शवगृह के केयर टेकर ने उसे रोका और कहा कि वह स्वाति को आखिरी बार देख सकता है। दिलीप ने स्वाति की डेड बॉडी को देखा और उसके बाद वह खो गया। उसे लगा कि स्वाति अभी भी जीवित है और उसके साथ नृत्य कर रही है। उस डॉक्टर ने बताया कि जब वह वहां से गुजर रही थी तो उसने शवगृह से आवाज सुनी। उसने खिड़की से झांक कर देखा और दिलीप को स्वाति की डेड बॉडी से लिपटे हुए पाया। केयर टेकर ने उसे देख लिया और दिलीप ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाग निकली। इसके बाद दिलीप को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया
और उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि वह उस कमरे में नहीं जाना चाहती जहां दिलीप भर्ती है, तो एसीपी ने कहा कि वह पुलिस की ड्यूटी उस कमरे के सामने लगा देंगे। इसी समय एसीपी को उनकी टीम से कॉल आती है कि दिव्या का आखिरी लोकेशन मिल गया है। सीन बदलता है और हम इंस्पेक्टर रेखा को देखते हैं, जो एक अधिकारी के साथ उस व्यक्ति से मिलने जाती हैं जिसने दिव्या की बेटी को अपहरण कर रखा था। जब रेखा दिव्या की बेटी के बारे में पूछती हैं और वह व्यक्ति जवाब देने से इनकार करता है, तो रेखा अपनी बंदूक निकालती है और उसके पैरों पर गोली मार देती है। उनका सहायक दिव्या की बेटी को लेकर आता है और रेखा उसे बचाने में सफल होती है। दूसरी तरफ दिव्या को होश आता है और वह पास में पड़े चाकू से अपने हाथ की रस्सी काट देती है। दिव्या जब दिलीप के घर से बाहर निकलती है, उसी समय अस्पताल में एक डॉक्टर दिलीप के वार्ड में प्रवेश करती है और पाती है कि दिलीप अपने बिस्तर पर नहीं है। वह मुड़ती है और देखती है कि दिलीप सर्जिकल चाकू लेकर खड़ा है। वह डॉक्टर को पकड़ लेता है और चाकू उसके गले पर मारता है, फिर अस्पताल से भाग जाता है। इस बीच दिव्या दिलीप के घर से भागकर सड़क के किनारे आगे बढ़ती है, जबकि इंस्पेक्टर उसके बताए गए स्थान पर पहुंचता है और वहां दिव्या का सामान पाता है, लेकिन दिव्या वहां नहीं होती। दिव्या एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचती है जहां एक दंपति होते हैं। वह उनसे मदद मांगती है और बताती है कि एक किलर उसकी जान के पीछे है। वह मेडिकल स्टोर के लैंडलाइन से पुलिस हेल्पलाइन को कॉल करती है और अपना स्थान बताती है। एसीपी की टीम एसीपी को उस मेडिकल स्टोर का पता देती है। दिव्या डरी हुई होती है और दंपति उसे अपने घर में शरण देते हैं। इसी समय दिलीप अस्पताल से भागकर मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है और दवा मांगता है। एसीपी का कॉल आता है और वह दंपति को दिव्या की सुरक्षा के लिए कहता है। दिलीप दंपति से पूछता है कि क्या हुआ और वे बताते हैं कि उनके मोहल्ले में एक किलर है और एक लड़की उनके पास आई है जो बता रही है कि वह किलर से भागकर आई है। दिलीप दुकान का शटर बंद कर देता है और जब दंपति उससे पूछते हैं तो वह हैमर से उन पर हमला करता है। जैसे ही दिव्या दिलीप के घर से बाहर निकलती है, उसे देखकर वह भयभीत हो जाती है। इसी समय एसीपी और उनकी टीम मेडिकल स्टोर पर पहुंचती है और पाती है कि दुकान का शटर अंदर से बंद है। टीम शटर को तोड़कर अंदर प्रवेश करती है और वहां घायल अंकल आंटी को पाती है, लेकिन दिलीप और दिव्या दोनों वहां नहीं होते। दिव्या एक कब्रिस्तान में भागती हुई पहुंचती है और एक खुली हुई कब्र में छिप जाती है। दिलीप कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनकर उसका पता लगा लेता है और दिव्या को खींचकर बाहर लाता है। वह फावड़े से दिव्या पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एसीपी समय पर पहुंचकर दिलीप को धक्का देता है। दिलीप एसीपी के पेट में चोटिल जगह पर वार करता है, जिससे एसीपी दर्द से कराहते हुए गिर जाता है। दिलीप फिर से फावड़ा उठाता है और दिव्या के पीछे जाता है, लेकिन एसीपी उसे पकड़ लेता है और दिव्या को भागने के लिए कहता है। दिव्या भागती है, लेकिन फिर वापस आती है और फावड़े से दिलीप के सिर पर कई वार करती है, जिससे दिलीप वहीं मर जाता है। इंस्पेक्टर रेखा दिव्या की बेटी को उसके पास ले आती है। दिव्या अपनी बेटी को देखकर अपार खुशी से भर जाती है। समय आगे बढ़ता है और कुछ महीनों के बाद हम एसीपी को देखते हैं, जो पुलिस मुख्यालय पहुंच रहे हैं। दिव्या की बेटी भी उनके साथ होती है। दिव्या ऑफिस से बाहर आती हुई दिखाई देती है और पता चलता है कि उसे पुलिस मुख्यालय में एक सरकारी नौकरी मिल गई है। एसीपी दिव्या से अशरफ के बारे में माफी मांगते हैं और कहते हैं कि कुछ घटनाएं अनचाहे भी जीवन में घटित हो जाती हैं, जिन्हें हम चाह कर भी सुधार नहीं सकते। वे दिव्या को यह भी याद दिलाते हैं कि आज उसका जन्मदिन है और उसे अपनी बेटी को यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि अशरफ उनके जीवन में नहीं है। इसी के साथ एसीपी एक केक लेकर आते हैं और दिव्या और उसकी बेटी केक काटकर जश्न मनाते हैं। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।